हेलो एवरीवन। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम एक मेथड तो कर चुके हैं जिसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। उस मेथड में हमने देखा था कि ईच ईयर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है। एसेट की वैल्यू को नंबर्स ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जो सेकेंड मेथड है इसका नेम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड कहता है जैसे जैसे हर साल एसेट की वैल्यू डाउन होगी वैसे ही हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी डाउन होगी। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ मशीन इज़ परचेज्ड फॉर 10,000 एंड डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड एट 10%, देन अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ करना है और क्वेश्चन में कहा है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करके आप डेप्रिशिएट करो इस मशीन को, तो फर्स्ट ईयर तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपीज़ पर, क्योंकि कंपनी के पास मशीन कितने की है 10,000 की, तो 10,000 पे 10% चार्ज कर देंगे 1,000 रुपीज़। इट मीन्स 1,000 रुपीज़ की मशीनरी यूज़ हो गई है। जब सेकेंड ईयर आएगा तब हमारे पास मशीन 10,000 की नहीं रह गई है, उसमें से 1,000 की लास्ट ईयर यूज़ कर ली गई है, तो अब मशीन की वैल्यू होगी 9,000 रुपीज़। बिकॉज रिटन डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है, तो जैसे ही रेट ऑफ एसेट कम होगा, अमाउंट ऑफ एसेट कम होगी, वैसे ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कम होगा। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो 9,000 पर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज़। तो 9,000 का 10% हुआ 900 रुपीज़। सिमिलरली इन द थर्ड ईयर अब एसेट कितने की रह गई, सेकेंड ईयर में 9,000 की एसेट थी और सेकेंड ईयर में 900 की यूज़ कर ली गई, तो जब थर्ड ईयर आएगा तो एसेट कितने की बचेगी 9,000 माइनस 900, दैट इज़ 8,100। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 8,100 पर होगा। 8,100 का 10% 810। इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है इन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज़ WDV मेथड। इस मेथड के अदर नेम्स हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, जो बैलेंस ईच ईयर इसमें कम होता जाता है, इसलिए इसका नेम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। इस मेथड की क्या मेरिट्स हैं? Easy calculation. It is easy to calculate the depreciation under this method, even if some new assets are purchased year after year. Assets का ग्रुप बना लिया जाता है सिमिलरली जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में था। सेकेंड इज़ इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। ये मेथड लॉजिकली बिल्कुल सही है। आप ये देखो, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती जाएगी। वो जितना आउटपुट स्टार्टिंग में दे सकती थी, जितना प्रोडक्शन स्टार्टिंग में कर सकती थी, उतनी कैपेसिटी उसकी आने वाले सालों में नहीं रहती है। तो ऐसे में देखो, अगर स्टार्टिंग की ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और जो आने वाले ईयर्स हैं उनमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो बिल्कुल लॉजिकली फिट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आने वाले टाइम है, आने वाले ईयर्स है, उनमें रिपेयर भी करवानी पड़ेगी, तो रिपेयर का खर्चा भी होगा। डेप्रिसिएशन भी हाई हो प्लस रिपेयर हो जाए तो ऐसे तो P&L यानी कि प्रॉफिट पर बहुत बर्डन पड़ जाएगा, प्रॉफिट बिजनेस का काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम कंसिडर किया जाता है। थर्ड इज़ नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। जब मशीन लास्ट ईयर्स में आ जाती है अपने, जैसे कि हम कहते हैं कि एक मशीन 10 ईयर्स तक वर्क करेगी, ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में जितना वो प्रोडक्शन दे रही है वो 8, 9 और 10 ईयर में उतना कैपेसिटी से वर्क नहीं दे पाएगी। तो जब वो काम ही बहुत कम निकालेगी मशीन, तो बेटर है कि उन लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन भी उतना ही लगाया जाए जितना कि वो अमाउंट की, या जितनी अमाउंट की वो एसेट है, या जितना वर्कलोड उसका है। इन दिस मेथड जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और जो लास्ट के ईयर्स हैं उनमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। फोर्थ वन इज़ बैलेंस ऑफ एसेट इज़ नेवर रिटन ऑफ टू ज़ीरो। इस मेथड में कभी भी एक एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि हमने पूरी एसेट की अमाउंट को कंप्लीट ईयर्स में डिवाइड नहीं किया, राइट। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हम सीधा कह देते थे कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो जो अमाउंट है, एसेट है, उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसकी कॉस्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और ईच जो कॉस्ट है उसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते थे।
तो इस मेथड का ये भी बेनिफिट है कि एसेट की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, और ये फैक्ट भी है, एसेट की वैल्यू जो अगर आपके पास कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहती है। नेक्स्ट इज़ अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी इस मेथड को अप्रूव करती है, इस मेथड को मानती है, यानी कि ये मेथड करेक्ट है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ डीमेरिट्स आर एसेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, चाहे मशीन बिल्कुल यूज़लेस क्यों ना हो जाए। सपोज़ करो ऐसा सॉफ्टवेयर पे आपने पैसा लगाया था जो एक टाइम पर बहुत महंगा था, बट आज जो है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बदल गई है, वो सॉफ्टवेयर जो है उसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो गई है, वो यूज़फुल ही नहीं रही है। तो बट अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं कर सकते आप, ये इसकी डीमेरिट है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ये मेथड ये कंसीडर नहीं करता है कि अगर जो पैसा हमने मशीन पर लगाया है वो पैसा हमने कहीं और लगाया होता तो उस पर हमने इंटरेस्ट अर्न किया होता, तो इस फैक्टर को इग्नोर करता है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। स्ट्रेट लाइन मेथड भी इग्नोर करता है, बट एज आई टोल्ड यू कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड कवर है, काफ़ी ऐसे मेथड है जो इंटरेस्ट फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रखी जाए, इसको डिटरमाइन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ये डिसाइड करना कि ये एसेट कितने टाइम तक यूज़फुल रहेगी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल, किस एसेट की क्या ओरिजिनल कॉस्ट थी ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि कितनी एसेट्स होती है जो ग्रुप कर दी जाती है, कितनी एसेट्स होती है जो बीच में आधी सेल कर दी जाती है, तो ये फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स ही, हर चीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स तो रहती है। ये मेथड कहाँ सूटेबल रहेगा, ये मेथड वहाँ सूटेबल है जहाँ पर एसेट लॉन्ग लाइफ की हो, या फिर जहाँ पर आने वाले सालों में या फिर लास्ट ईयर्स में एक एसेट को रिपेयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो, तो उस वक्त आपको WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करना चाहिए। नाउ वी विल रीड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आप कर चुके हो, समझ चुके हो, अब हम उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड्स आ सिंप्लिसिटी, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना स्ट्रेट लाइन मेथड में बिल्कुल ही सिंपल है, एक बार आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू बस, उसके बाद ईच ईयर सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो बहुत ही ईजी मेथड है। सेकेंड इज़ इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, जितना भी बर्डन है उस एसेट का वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया गया। देखो, जब आप मेरिट्स लिख रहे हो ना, आपको तब मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब ऑब्वियसली ये पॉइंट गलत भी है कुछ एसेट्स के लिए। गलत क्यों है? क्योंकि जो एसेट्स जिनको रिपेयर की ज़रूरत ज़्यादा होंगी लेटर ईयर्स में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि इक्वल बर्डन हो जाना, हर ईयर इक्वल बर्डन, हर ईयर इक्वल डेप्रिसिएशन रहे और लास्ट के ईयर्स में रिपेयर भी रहे, तो ये लास्ट ईयर्स में तो बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। बट आपको इस तरीके से नहीं सोचना। जब आप मेरिट सोचते हो तब आपको यही सोचना है कि किस तरीके से इस पॉइंट को बेनिफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, यहाँ पर ये कि कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें लेटर ईयर्स में रिपेयर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, तो ऐसे में कंपनी का बर्डन इक्वली डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ़ ईयर्स में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा बर्डन रहेगा, ये भी तो डीमेरिट कंसिडर की जा सकती है, राइट। एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, इस मेथड के थ्रू एसेट को ज़ीरो वैल्यू तक लाया जा सकता है, किसी भी और मेथड में पॉसिबल नहीं हो पाता, एटलीस्ट सम मेथड्स में। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डीमेरिट थी कि ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन नहीं पता चल पाता, बट इन स्ट्रेट लाइन मेथड इट इज़ ईजी टू फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। डीमेरिट्स आर डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, बट एक एसेट की स्क्रैप वैल्यू को फाइंड करना, इस एक एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करना, कितने लाइफ तक ये एसेट रहेगी, ये सब टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको कंप्यूट करना। सेकेंड डीमेरिट इज़ अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, जो ये इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन जो हमने मेरिट पढ़ी थी उसका अपोजिट है। ये उन एसेट्स की बात की जा रही है जिन्हें लास्ट में रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में लास्ट ईयर्स में बर्डन बढ़ जाएगा कंपनी का, बिजनेस का, तो ऐसे एसेट्स के लिए मेथड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इनकम के अगेंस्ट अनइक्वल चार्ज होगा, यानी बर्डन बढ़ जाएगा।
दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स. लास्ट ईयर्स में ज़्यादा ही प्रेशर हो जाएगा. अनड्यू मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हो रहा है. जब स्टार्टिंग ईयर्स में एसेट ज़्यादा काम करती है तो लॉजिकली डेप्रिसिएशन भी स्टार्टिंग ईयर में ज़्यादा लेना चाहिए. तो ये रीज़न बन जाता है डीमेरिट का. इसमें भी इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है. फिफ्थ वन इज़ अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू ज़ीरो. एक एसेट की वैल्यू को ज़ीरो कर देना, बुक वैल्यू ज़ीरो कर देना, यानी उसे बुक से हटा देना, एक अनरियलिस्टिक सा कंसेप्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक वैल्यू ज़ीरो कर दी गई है, बुक वैल्यू उसकी ज़ीरो होने के बाद भी वो एसेट बिजनेस में यूज़ की जा रही होती है. तो ये मिसगाइडिंग सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना. सिक्स्थ इज़ डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू. यही सब हो गया कि कितनी स्क्रैप वैल्यू रहेगी, क्या टाइम पीरियड लगेगा, आज से कुछ सालों बाद क्या इसकी वैल्यू रहेगी भी नहीं भी. तो ये सब कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इस मेथड को यूज़ करना वहाँ सूटेबल है जहाँ पर एक मशीन की एग्जैक्टली यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट करना इजी है, जहाँ पर मशीन को लेटर ईयर्स में ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एज अ होमवर्क यू हैव टू रीड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड written down value method. I hope you understood today's lecture. Thank you.